आरसीबी का अगर आप बेंच स्ट्रेंथ देखो या फिर स्क्वाड डेप्थ देखो, इतना इंसेन है कि मुझे लगता है इस वीडियो पे मैं पहले इनके बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा। आप एक बार सोच के देखो, अगर बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है तो फिर प्लेइंग 12 कितना डेंजरस होगा, कितना स्ट्रांग होगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको अभी के लिए लग रहा होगा कि बेंच करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शुरू के मैचेस में स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मैचेस वही प्लेयर्स आके प्लेइंग 12 में खेलेंगे। सबसे पहला जो डिबेट है जेकब बेथेल वर्सेस फिल सॉल्ट, उसको एड्रेस करते। जेकब बेथेल आपके अपने करियर की पिक पे, शायद पिक इससे बेटर हो, लेकिन बहुत बढ़िया फॉर्म में इस T20 वर्ल्ड कप में 8 इनिंग्स पे 280 रन, 35 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 253 चेस करते हुए जेकब बेथेल ने जो बैटिंग किया था, ऑलमोस्ट 19th ओवर तक इंग्लैंड को उस मैच पे जिंदा रखा था, व्हिच टेल्स लॉट अबाउट हिज कंपोजर, की किस कंपोजर से वो बैटिंग कर सकते हैं। इस छोटा सा ये लड़का कितना 22-23 साल का होगा वो। एशेस पे एक सेंचुरी आया था, 154 रन। और जेकब बेथेल आपको बॉल से भी 1-2 ओवर दे सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरसीबी अगर आप स्पिन अटैक देखो, कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ ना, जेकब बेथेल कैन बी दैट स्पिनर जो आपको 1-2 इंपॉर्टेंट ओवर्स दे सकता है। और टफ कंडीशन पे जहां पे बॉल होल्ड हो रहा है, ग्रीप हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के निकल सकता है जेकब बेथेल, बैट और बॉल दोनों से। अगर मैं फिल सॉल्ट की बात करूं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस देखने लायक नहीं था। 16 का एवरेज था। वन ऑफ द मेन रीजन क्यों इंग्लैंड वो इस T20 वर्ल्ड कप में जीत नहीं पाया, क्योंकि जेकब बेथेल फिल सॉल्ट बिल्कुल चला ही नहीं है। ऊपर से फिल सॉल्ट की आपको कीपिंग भी नहीं चाहिए और वो बॉलिंग भी नहीं करते, क्योंकि जीतेश है आपके पास कीपिंग करने के लिए। हालांकि बैक टू बैक 2 IPL से उसका भी बहुत अच्छा गया, 400+ रन, 175 के ऊपर स्ट्राइक रेट। हो सकता है शुरू के कुछ मैच में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर खराब किया तो जेकब बेथेल आ जाएगा, लेकिन मैं स्टार्ट जेकब बेथेल से करूंगा। फिर दूसरा जो डिबेट है वो है देवदत्त पडिक्कल वर्सेस वेंकटेश अय्यर। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि जिसको जितना ज्यादा पैसा दिया वही खेलेगा। ऐसा क्यों है? देवदत्त पडिक्कल ने इतना क्या खराब किया, मुझे ये बताओ। देवदत्त पडिक्कल को शायद अभी के लिए इंडिया के लिए ओडीआई और टेस्ट दोनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। आप एक बार देवदत्त पडिक्कल का करंट फॉर्म देखो। इस बार रणजी में 54 के एवरेज से 543 रन, विजय हजारे में 725 रन, 4 सेंचुरी मारा है। स्मैट में 309 रन, 62 का एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट। T20 फॉर्मेट स्मैट में एक ही उसका इशू था पहले कि हम कहते थे कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। पिछले सीजन आईपीएल में 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया। स्पिनर्स को बहुत मारा मिडिल पे आके, पावर प्ले पे आके। देवदत्त पडिक्कल अपने करियर की पीक पे तीनों फॉर्मेट पे मचा रहा है। इससे ज्यादा एक बैट्समैन और क्या ही कर सकता है। अगर आप वेंकटेश अय्यर का फॉर्म देखो, रणजी में 36 का एवरेज, विजय हजारे में 25 का एवरेज, स्मैट में 26 का एवरेज और 119 का स्ट्राइक रेट। और ऐसा नहीं है कि बॉल से बहुत कुछ खास कर रहा है। तो मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल स्टार्ट करेगा वेंकटेश अय्यर के ऊपर। उनके पास और एक विकेट कीपर बैट्समैन है, इंग्लिश विकेट कीपर बैट्समैन जॉर्डन कॉक्स, जिसने पिछले साल T20 ब्लास्ट में 165 के स्ट्राइकर से 342 रन मारा है। अभी जो मैं पाकिस्तान ए वर्सेस इंग्लैंड ए का एक सीरीज हुआ था, उधर भी उसने बहुत अच्छे रन मारा है, शायद एज ए कैप्टन वो गया था। तो आरसीबी का कुछ टेंशन होगा ही नहीं अगर फिल सॉल्ट जैसा बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। कुछ टेंशन नहीं है, जेकब बेथेल खेल लेगा। अगर आपको नहीं चाहिए जेकब बेथेल तो जॉर्डन कॉक्स खेल लेगा, प्रॉब्लम है ही नहीं। एक अनसर्टेनिटी है कि याजदल खेलेगा कि नहीं, जो उस पर केसेस चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन उस पे भी ज़्यादा टेंशन है नहीं कि आपने मंगेश यादव को खरीद लिया जो आपको बैट से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। इस बार स्मैट में एक ही इनिंग्स खेलने का मौका मिला एमपी के लिए, 233 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है, 28 रन बनाया था। एमपी T20 लीग में 206 का स्ट्राइक रेट, एक नंबर 10 या 11 के बैट्समैन से आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऊपर से बॉल से 6 इनिंग्स पे 14 विकेट लिया, 8 की इकोनॉमी से एमपी T20 लीग में। यॉर्कर्स उनके बेहतरीन है। तो आरसीबी को फर्क नहीं पड़ता याजदल खेलेगा कि नहीं, फिल सॉल्ट का फॉर्म है कि नहीं। इन्होंने जो बैकअप का बेंच स्ट्रेंथ बनाया, ये शायद स्ट्रेट प्लेइंग 11 में आ सकता है। शुरू में मंगेश यादव को स्विंग मिलता है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मीडियम पेसर नहीं है। एक लेफ्ट आर्मर का यॉर्कर अंदर आता हुआ जो इन स्विंग यॉर्कर है मंगेश यादव को, बहुत डेंजरस हो सकता है राइटी बैट्समैन के लिए डेथ पे जाके। तो मुझे लगता है मंगेश यादव स्टार्ट कर सकता है। हेजलवुड इंजर्ड है और उसका बैकअप है जेकब डफी। इस पॉइंट को मैं ज्यादा हाइप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है हेजलवुड को एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जेकब डफी बहुत अच्छा बॉलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। रिलीज पॉइंट हाई है क्योंकि लंबे है, हिट द डेक बॉलर है और शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से ऑफ द पिच मूवमेंट मिलता है दोनों को। लेकिन जेकब डफी का T20 में जो मार पड़ा इस बार T20 वर्ल्ड कप में, अगर आप देख लो, वो तो बीच में ड्रॉप भी हो गया था, फाइनल में आया था फिर कुटाई। 5 इनिंग्स पे 3 विकेट, 11 का इकोनॉमी। T20 वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 सीरीज था, उधर भी 11 का इकोनॉमी। ठीक है, तो हो सकता है जेकब डफी आके न्यू बॉल से अच्छा कर दे आईपीएल में, लेकिन डेथ पे हेजलवुड को बिल्कुल मैच नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर 2-3 मैच के लिए हेजलवुड बाहर है तो आई थिंक जेकब डफी इज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि टेस्ट मैच पे तो जेकब डफी
दुनिया का शायद अभी पिछले एक साल में सबसे बेस्ट बॉलर रहा है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज़। उनके पास बैकअप में स्वप्निल सिंह भी है। स्वप्निल सिंह को हम बहुत इग्नोर करते हैं। 2024 में आरसीबी का कमबैक तभी हुआ था जब स्वप्निल सिंह आया था, पावर प्ले में आके ऑलमोस्ट हर मैच में पावर प्ले में विकेट लेके गए। इस बार स्मैट पे भी 7 इनिंग्स पे 10 विकेट लिए और विजय हजारे में बैट से भी एक सेंचुरी मारा है। तो बैकअप इनका विकी ऑस्टवाल है और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिन्होंने स्मैट पे 7 विकेट लिए 6.44 की इकोनॉमी से। तो बैकअप अगर मैं देखूं, बॉलिंग हो या बैटिंग, बेहतरीन है आरसीबी का। कोई भी किसी की जगह खेल सकता है, कुछ टेंशन है नहीं अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म होगा तो। सिर्फ हेजलवुड का इंजरी एक कंसर्न है, और जितना मुझे पता है कि 2-3 मैच के बाद आ जाएगा तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। आरसीबी 2-3 मैच अगर जीत जाएगा बिना हेजलवुड करे तो बोनस है आरसीबी के लिए। आप ये समझ के देखो। मैं आरसीबी की बैटिंग बैकअप को 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। आरसीबी की बॉलिंग एंड ऑलराउंडर बैकअप को मैं 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम इधर है नहीं। इनके पास नुआन थुशरा है, इनके पास राशिदर सलाम है जो डेथ पे आके बेहतरीन बॉलिंग कर सकता है। और क्या चाहिए इनको। स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 12 से। एक प्लेइंग 12 बनाते हैं। आरसीबी पहला टीम है जिनको 5 ओवरसीज प्लेयर अलाउड है, आपको पता ही है। ओपनिंग करेगा विराट कोहली, उसके साथ मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल, नंबर 3 पे जेकब बेथेल, 4 पे रजत पाटीदार, 5 पे टीम डेविड, 6 पे जितेश शर्मा, 7 पे रोमारियो शेपर्ड, 8 पे कृणाल पांड्या, 9 पे मंगेश यादव, 10 पे भुवनेश्वर कुमार, 11 पे जॉस हेजलवुड, 12 पे सुयाश शर्मा। 8 तक प्रॉपर बैटिंग है कृणाल पांड्या तक। 9 पे आके मंगेश यादव बड़ा बड़ा शॉट लगा सकते हैं। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं। 3 स्पिन के ऑप्शन है आपके पास, कृणाल पांड्या, सुयाश शर्मा और जेकब बेथेल। इनफैक्ट टीम डेविड भी थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकता है। 4 पेस बॉलिंग ऑप्शन है। बेहतरीन डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पावर प्ले बैटिंग में, पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और जेकब बेथेल। पडिक्कल और बेथेल का मैंने फॉर्म आपको बोल दिया, करंट फॉर्म। विराट कोहली करंट फॉर्म मैटर ही नहीं करता, ठीक है। एक ऐसा बंदा है जिसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। जिस हिसाब से विराट कोहली ने ओडीआई पे इस साल मारा है, मैंने कभी उनको पहले बॉल से मारते हुए नहीं देखा। और अगर इस आईपीएल में विराट कोहली 165 170 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगा, आई वोंट बी शॉक्ड। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई सीरीज में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट था 117। इनफैक्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 105 106 का स्ट्राइक रेट था ओडीआई में, ठीक है। और एक चीज अगर देखो, इनके जो पावर प्ले बैटिंग में ऑब्वियसली हम देखते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर टफ कंडीशन हुआ ना, तीनों बैट्समैन ऐसा है कि लंबा खेल सकते हैं। पडिक्कल भी, कोहली भी, बेथेल भी, तीनों 3 फॉर्मेट प्लेयर। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है। 10 आउट ऑफ 10 मैं इनकी पावर बैटिंग को 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मिडिल ओवर बैटिंग पे आते हैं क्योंकि बेथेल 3 पे आ रहा है तो मिडिल पे बैटिंग करेगा। उसके बाद है रजत पाटीदार और टीम डेविड। मेरे लिए टीम डेविड नंबर 5 का सही है, उसको और नीचे मैं करना नहीं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उसने बेस्ट तभी कि जब नंबर 3 पे आया है, फिर 5 पे आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट पे नंबर 5 पे उसका एवरेज है 53, स्ट्राइक रेट है 180। पिछले एक साल में टीम डेविड ने T20 इंटरनेशनल में जो बैटिंग की, स्पेशली स्पिनर्स को जो मिडिल ओवर पे मारा है, धो के रख दिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में टीम डेविड। उसके बाद बच्चे को पता है कि रजत पाटीदार स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं। अगर आप मिडिल ओवर बैटिंग देखो, बेथेल का आपने देखा होगा कि स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलता है, ठीक है। नेपाल के अगेंस्ट अच्छा किया था। उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल करके पहली ओवर पे जो वरुण को मारा है, उसके बाद स्वीप, रिवर्स स्वीप। फिर टीम डेविड स्पिनर्स के लिए पिछले एक साल में बहुत डेंजरस हो चुका है। कदमों का इस्तेमाल करके डाउन द ग्राउंड छक्का मारता है। रजत पाटीदार वंस अगेन स्पिन बेशर, तीनों मिडिल ओवर पे फाड़ के रख सकता है। मैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग को भी 10 आउट ऑफ 10 देता, क्योंकि रजत का करंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है। स्मैट में 16 के एवरेज से बैटिंग के, इसलिए मैं अभी के लिए 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। अगर रजत अच्छा करेगा तो 10 आउट ऑफ 10 है मिडिल ओवर बैटिंग भी। फिर मैं फिनिशर्स के बारे में बात करता हूं। टीम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेपर्ड, कृणाल पांड्या, इनफैक्ट मंगेश यादव भी बैटिंग कर सकता है। जितेश शर्मा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज पे 168 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया। इससे पहले स्मैट पे 163 का स्ट्राइक रेट था पिछले सीजन। वन ऑफ द मेन रीजन क्यों आरसीबी जीता वो है जितेश शर्मा। एलएसजी वाला मैच तो कोई भूल ही नहीं सकता है। स्पिन हो या पेस, दोनों को बहुत अच्छा खेलता है। फिर आता है रोमारियो शेपर्ड, बहुत ही डेंजरस, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कृणाल भी आके नंबर 8 पे अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। हालांकि कृणाल को आप एज ए फ्लोटर भी यूज कर सकते हो, लाइक अक्षर पटेल। नंबर 8 शायद कृणाल के लिए परफेक्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। उसके ऊपर अगर कृणाल आएगा थोड़ा बहुत रन रेट कम हो जाएगा आरसीबी के लिए, तो कृणाल नंबर 8 पे ठीक है। मंगेश भी बैटिंग कर सकता है। इनकी फिनिशर्स को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। इतना खतरनाक बैटिंग डेप्थ शायद किसी और के पास नहीं है, मुंबई के पास है। 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। पावर प्ले बॉलिंग पे आते हैं। हेजलवुड का 2 ओवर बहुत ही बैलेंस्ड पावर प्ले। हेजलवुड का 2 ओवर, भुवी का 2 ओवर, इयाज दयाल या फिर मंगेश यादव का 2 ओवर में मान के चल रहा हूं। कभी कभी हो सकता है कृणाल आके भी 1 ओवर डाल सकता है, ठीक है। हेजलवुड विकेट तो लेता है, ऊपर से रन भी नहीं देता। हेजलवुड को मैंने जब लास्ट टाइम देखा है T20 में, तो शायद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो मैच था T20 मैच, जहाँ पे 3 विकेट लेता, 4 ओवर में 13 रन देके, जहाँ पे गिल को नचा रहा था हर बॉल के साथ। हर बॉल के साथ गिल को ओपन अप कर दे रहा था। कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। फिर भुवनेश्वर कुमार वंस सेकेंड, बहुत एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इस साल स्मैट पे 7 इनिंग्स पे 8 विकेट लिया है।
दयाल भी न्यू बॉल से बहुत अच्छा स्विंग उसको मिलता है, मंगेश यादव भी न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है। अभी के लिए मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 9/10 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि यश दल खेलेगा नहीं, मंगेश क्योंकि नया है तो इसलिए 9/10। मिडिल ओवर पे कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जेकब बेथेल, रोमारियो शेपर्ड। अब इधर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आता है, पिछले साल भी हम सब ने आरसीबी की स्पिन अटैक को अंडर एस्टिमेट किया था कि ये लोग अच्छा नहीं करेंगे या फिर क्वालिटी स्पिन उतना अच्छा नहीं है, ये हमने पिछले साल बोला था और हम सब गलत साबित हुए। लेकिन आईपीएल में अगर आप देखो इतना टर्न मिलता नहीं है जितना पिछले साल हमने आईपीएल के पिचेस देखे जहाँ पे 200 रन हर मैच पे बन रहा था, इतना टर्न मिलता नहीं है। और अगर आप नोटिस किया होगा सुयश और दोनों इसको भी कृणाल को भी विकेट वहां पे मिला जहां पे लोग बहुत क्विकर डिलीवरी चल रहे थे, जो बॉल स्किट करके अंदर आता है या बाहर जा रहा था। मोस्टली सुयश भी बहुत क्विकर वन चल रहे थे, फ्लैट ट्रेजेक्टरी से, इनफैक्ट कृणाल तो बाउंसर डाल दे रहा था, ठीक है। तो बहुत स्मार्ट था, पिछले साल में बात कर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोनों ने प्ले किया है। स्टूपिड प्ले नहीं किया कि टर्न के लिए जाता हूँ थोड़ा स्लो डालता हूँ हवे में, क्विकर वन फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ स्टंप पे, ठीक है। तो मुझे लगता है अच्छा ही करेगा, ठीक है। सुयश का स्मैट बहुत अच्छा गया, 7 इनिंग्स पे 11 विकेट। कृणाल का हालांकि स्मैट बहुत खराब गया, सिर्फ 3 विकेट लिया है। शेपर्ड ने इस T20 वर्ल्ड कप में 6 विकेट लिया, जिसमें 5 विकेट तो उसको पहले ही मैच पे मिल गया था ओमान के साथ, किसके साथ, जिसमें हैट्रिक भी आया था। ऑफ कटर उसका अच्छा है, लेकिन मार खा सकता है। ये जो मिडिल ओवर बॉलिंग है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मार खा सकता है अगर किसी अच्छे बैट्समैन के हाथ गिर गया तो इसलिए अभी मैं इनकी मिडिल ओवर बॉलिंग को 8.5/10 दे रहा हूँ। डेथ बॉलिंग 1 सेकंड हेजलवुड का 2 ओवर में साइड में रख रहा हूँ, फिर भुवनेश्वर को मैं हो सकता है 1 से 2 ओवर। यश दयाल को क्या डेथ पे लोग थोड़ा बहुत मिस करेंगे, उस पर क्वेश्चन है, क्योंकि यश दयाल पिछले 2 साल में डेथ बॉलिंग पे जो इंप्रूवमेंट दिखाया ना, यॉर्कर्स उसका परफेक्ट लैंड हुआ है और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस, मतलब सीएस का तो कभी नहीं भूलेगा पिछले 2 साल में यश दयाल ने डेथ पे क्या किया है, ठीक है। अगर मंगेश यादव आएगा 1 सेकंड, जो मैंने कहा था कि लेफ्टी का यॉर्कर 140 के ऊपर की स्पीड से इन स्विंगिंग यॉर्कर जो मंगेश यादव का है, वो आसान बिल्कुल नहीं होगा राइटी बैट्समैन के लिए। तो डेथ बॉलिंग भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार आजकल थोड़ा सा रन लिख करता है डेथ पे। जो प्राइम पे था भुवनेश्वर कुमार 7.2 की इकोनॉमी से डेथ पे बॉलिंग करके निकल जाता था, वो ऐसा नहीं है आज अगर आप देखो पिछले 2-3 सीजन में। तो अभी के लिए मैं इनकी डेथ बॉलिंग को 9/10 दे रहा हूँ। बैकअप के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। कुल मिला के इनका कैप्टन भी बहुत अच्छा, रजत पाटीदार बहुत शांत है, बहुत अच्छा कैप्टनसी करता है। जिस पिछले साल उन्होंने स्पिनर्स को एस्पेशली जिस तरह से रोटेट किया, मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है। ऊपर से हेजलवुड तो है ही, कुछ भी ना हो तो हेजलवुड काम करता है। इनफैक्ट कृणाल पांड्या भी अगर कुछ ना हो रहा है तो कृणाल पांड्या आके विकेट ले देता है। तो मुझे लगता है इस टीम पे वीकनेस कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मिडिल ओवर बॉलिंग अगर इस साल फिर से वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो शायद थोड़ा बहुत फंस सकता है, लेकिन शायद बैटिंग से कवर अप कर लेगा। बेंच स्ट्रेंथ भी बेहतरीन है। आरसीबी प्लेऑफ में तो जा रहा है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मतलब कितना खराब खेलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि 12 में से ना, प्लेइंग 12 में से 7-8 प्लेयर का इतना खराब जाना चाहिए, तब जगह शायद क्वालिफाई प्लेऑफ में क्वालिफाई ना करे, वरना आग बंद कर क्वालिफाई करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।